नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हमारे एजुकेशन सीरीज में हम किसी न किसी एक्सपर्ट को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो हम उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। आजकल ट्रेडिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। बहुत से लोग एक सपना लेकर चलते हैं कि ट्रेडिंग रातों रात हमें जीरो से हीरो बना देती है, लेकिन ट्रेडिंग अगर सही एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ना की जाए तो वो हीरो से जीरो बनने में भी 1 मिनट का समय भी बहुत ज्यादा है, उससे पहले ही वो हीरो से जीरो हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिना एक्सपर्ट एडवाइस के ट्रेडिंग करना सुसाइड करने के बराबर है। आज हम ऐसे ही इंडस्ट्री के लीडर्स में से एक लीडर आपके सामने लाए हैं। हमारी कोशिश है कि आपके सभी आंसर्स का जवाब मिले। और हमारे आज के स्पीकर का नाम है वरुण अग्रवाल जी। नमस्कार वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर। तो दोस्तों, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर हम कुछ भी डिस्कस करें और वहां वरुण जी का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं अगर वरुण जी के बारे में बोलूं तो ये एक कंसल्टेंट हैं, ऑथर हैं और कोच भी हैं, जो आपको ट्रेडिंग के लिए एडवाइस करते हैं, कोच करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं वरुण जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें कि आपकी आज तक की जर्नी क्या, आपका ऐसा रहा, आप जो आप इस फील्ड में आए, आगे बढ़े और जो आज एक अचीवमेंट आपने की है एक एज ए टॉप लीडर्स ट्रेडिंग में। आप इसमें काफी आपने अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, काफी मेहनत भी की होगी, रातों को जागे भी होंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पूरी फेडरेशन का और एफआईआई का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कर पाऊँगा और जो भी लोगों को गाइड कर पाऊँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो मेरा जर्नी कैसे रहा है सर, थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है। बिकॉज होता क्या है कि जैसे आपने बोला ना, लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं और सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो थोड़ा सा हमारा भी ऐसा ही था, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। सो व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर ने मुझे बताया कि वरुण ऐसे ऐसे एक शेयर होता है, मतलब सबको वो जनरली बता रही थी, एक एक्सप्लेन कर रही थी एग्जाम्पल के हिसाब से। तो उन्होंने बताया कि 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए का शेयर अगर शाम तक 110 रुपए हो गया और आपने 1000 शेयर ले रखे हैं तो 10,000 रुपये बन जाएंगे। सो आप मेरा नाम तो सुना ही आपने, वरुण अग्रवाल। तो क्या था, बनिया बुद्धि हमारी शुरू से थी। तो दिमाग में क्या हुआ कि वो एक ट्रिगर हो गया कि अच्छा, पैसे बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ये भी कोई चीज़ है। सो उस वक्त क्या था कि वी वर वेरी यंग और ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो दो जुनून थे हमारे, एक तो क्या था कि बाइक हो जाए, 18 साल के होंगे तो बाइक मिल जाएगी 12th के बाद, और दूसरा एक माइंड में आ गया कि अब पैन कार्ड बनवा के ना एक ये डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग करनी है अपने को। सो हम्म। मैं गया, घर जाते के साथ ही मैं वेट कर रहा हूँ पापा कब आएंगे। और उनसे जिद कर रहा हूँ कि नहीं पापा, मेरे को भी पैसे दे देना, 50,000 रुपये देना, मैं ट्रेड करूंगा। सो लकीली जैसे ही मैं मतलब 18 साल का हुआ तो मैंने जिद कर आके 50,000 रुपये पापा से ले लिया और ट्रेड करना चालू कर दिया। और लगभग 2 महीनों के अंदर वो 50,000 के 58,000 रुपये हो गए। तो 58,000 रुपीज मैंने 8,000 रुपये कमा लिए। तो एक होता है ना, उस एज के अंदर आपको लगता है अरे वाह, हम भी कुछ हैं, हमने भी कुछ किया है, अच्छी बात है। मैं अपने फ्रेंड्स को ही बोलता था कि चलो तुम मुझसे पार्टी ले लो। बट मार्केट, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। सो हुआ क्या कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था मार्केट के बारे में। बस ये था कि अच्छा हम खरीदेंगे और पैसा बन जाएगा।
लेकिन उसके डाउन स्विंग्स, मार्केट क्या करती है, कैसे उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो उस जमाने में क्या होता था कि हमें लीवरेज मिलती थी। लीवरेज में क्या होता है कि आप आज आपके पास अगर 50,000 रुपए हैं तो आप 50,000 की जगह 50 लाख का भी काम कर सकते थे। आज तो लाइक सेबी की रेगुलेशन और चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग हो गई, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने में काम करते हैं। बट पहले लीवरेज की इंडस्ट्री थी। तो उस समय में वो 50 के 58 हुए वो तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपने 50,000 रुपये भी खो दिए, और जो 8,000 रुपये कमाए थे वो भी खो दिए। उसके अलावा 18,75,000 रुपये का मैंने लॉस कर दिया, बिकॉज लीवरेज होती थी और मुझे आइडिया नहीं था। तो आप सोचिए, कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने से पहले ही बैंकरप्ट हो गए आप। एंड दैट वाज अ बिगर डिलेमा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनिशियली लाइक पापा को पता नहीं है, मम्मी को नहीं पता है, और मतलब आप जानते हो कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या मेरे साथ हो क्या गया। लाइक सूनर और लेटर पता तो चलना ही था। जब पता चला तो जैसे हम इंडियन फैमिलीज के अंदर बहुत सारा प्यार मिलता है बच्चों को। सो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सारा लाइक इन टर्म्स ऑफ दे गेव मी लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। एंड देन लाइक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था एक्चुअल में। लाइक ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो, मैं अगर उस समय को याद करता हूँ तो आई वॉज रियली डिप्रेस, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे का रास्ता क्या होगा, हम्म, मैं क्या करूँगा। मेरे फादर ने बोला देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, वो छोले वाला खड़ा हुआ है सामने, तो छोले बेच लो, या लाइक यू डू समथिंग। सो द ओनली लाइक इन टर्म्स ऑफ फैक्टर विच वाज मोटिवेटिंग मी वाज इट्स अ जीरो सम गेम। अब हम्म, जीरो सम गेम मेरे माइंड में घूम रहा था कि यार मैंने पैसा गवाया तो किसी ने तो कमाया होगा। तो अगर मान लीजिए मैं रो रहा हूँ तो कहीं ना कोई दिवाली मना रहा होगा, बिकॉज किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। ये बात मुझे स्टॉक मार्केट में समझ में आती थी। जी, एंड आई वाज वंडरिंग कि अगर ऐसा है तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो हर बार मैं हारता रहा और वो पैसा कमाते रहे। सो वो माइंड में मेरे बात कहीं ना कहीं जज गई कि ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब लाइक एज अ 12th ग्रेड, मैं 12वीं पास, मैं इतना डिप्रेस था, मैंने क्या किया, अपनी बाइक उठाई और चला गया कंपनी, अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू देने। लकीली मैं पहली कंपनी में गया, उन्होंने मना कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना, आप ऐसे आ गए इंटरव्यू देने के लिए और ऐसे हमने तो कोई इंटरव्यू बुलाया नहीं। सेकंड में गया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। और जब मैं थर्ड में गया ना तो उसकी एचआर ने बोला मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया, कि मतलब आप ऐसे आए और आ गए। एंड मेरी पहली सैलरी उस वक्त 30,700 रुपये। 12th ग्रेड के लिए अगर मतलब कोई बच्चा 12वीं पास करके आया तो 30,700 रुपये की सैलरी ठीक थी। मैंने उससे 25,000 रुपये जोड़ के 1 लाख रुपए इकट्ठे किए। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मेरी जर्नी के अंदर कितना लाइक क्या रहा है। मैंने वो 1 लाख रुपए भी मार्केट में गवा दिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि यार मतलब ऐसा क्या गलत कर रहे हैं हम लोग कि हम हर बार पैसा गवा जाते हैं। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि वरुण तू यार तेरी बस की नहीं है फाइनेंस वाइनेंस, तो छोड़ दे। और उसने वैसे ही मजाक में बोल दिया बाकी नहीं तो तू सब कुछ ट्राई कर चुका है, एक काम करना, तू हमेशा बाय करता है, सेल भी करके देख ले। So I started selling options, and luckily, like I became one of the largest option sellers like in the country. And धीरे धीरे करके वो बाद में तो हिस्ट्री है। तो मैं ऑप्शन बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, एंड आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन सेलिंग ऑप्शंस। क्योंकि हर बार क्या होता था, जब मैं खरीदता था तो वो जीरो हो जाती थी, अब मैंने बेचना चालू कर दिया। एंड देन आई गॉट अ नैक ऑफ लाइक इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपको बेचना है, क्या करना है। हम्म, लकीली जो जो भी मैंने एक तरीके से अमाउंट स्टार्ट किया, चालू किया, साथ साथ मैंने अपनी स्टडीज भी करी। एंड बिकॉज मेरे को मार्केट काफी समझ में आ गई थी प्रैक्टिकल तौर के ऊपर, तो स्टडीज के अंदर ही मैं एक्सेल करता चला गया। आई क्लियर्ड मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स एज वेल, चाहे वो एनएससी का था, निसिम का था, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस थे, तो काफी सारी चीजें क्लियर कर ली। और तब उससे एक चीज समझ में आ गई कि ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर पैसा तो कमा सकते हैं, और ये एक शायद रूट है जिसके थ्रू मैं कर पाऊंगा इस चीज को। इन 2011 आई डिसाइडेड, आप मतलब प्रॉफिट आइडिया को एस्टेब्लिश करते हैं। उस वक्त मतलब मैं बहुत डरा हुआ भी था, क्योंकि आप समझो कि मैं दोबारा से एक रिस्क लेने जा रहा था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे क्लाइंट्स आएंगे या कैसे चीजें होंगी। बट लकीली एवरीथिंग वेंट गुड। और 2011 के अंदर हमने प्रॉफिट आइडिया स्टार्ट करी, एंड वी वर डूइंग मैसिव टर्नओवर्स। वी वर एबल टू क्लॉक अ टर्नओवर ऑफ नियरली 7,800 करोड़ बाय 2013। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो हम लोग करते गए तो चलता गया, प्रॉफिट आइडिया बनाई। देन इन लेटर ऑन अभी कुछ साल पहले हमने क्वांट साइंटिस्ट फिनटेक, मैंने एक कंपनी रजिस्टर करी। एंड देन फिनटेसी इज आल्सो अनदर फर्म विच इज इन माय नेम। सो कहते हैं कि वो भगवान का साथ रहा, चीजें सही रही तो चीजें एस्टेब्लिश होती गई। टुडे लाइक अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आइडिया की, तो प्रॉफिट आइडिया एज एन एजुकेशनल लाइक
वर्टिकल जहाँ पे हम लोग सीएफए को, सीएस को, एमबीएस को, काफ़ी सारे ट्रेडर्स को, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देन वी हैव क्वांट साइंटिस्ट फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे लोग आज हमारे पास आते हैं, कोई भी उनको एल्गोरिथम डिजाइन करनी है, एआई के ऊपर काम करना है, तो वो सारा का सारा क्वांट साइंटिस्ट फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में हो रहा है। एंड देन ऐसी फिनटेसी लाइक एक फर्म है जिसके अंदर हम लोग लाइक जितना भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारा वहां से कैरी आउट कर रहे हैं। सो इस तरीके से थोड़ा मेरा जर्नी रहा है। मैं मानता हूँ कि लाइक व्हेन यू नो व्हेनेवर आई ग्रीट समबडी, मीट समवन, मैं हमेशा बोलता हूँ जय श्री कृष्णा, भगवान की बहुत 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 कृपा है कि जिसकी वजह से हम शायद जो भी हुआ वो हुआ, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज शायद अगर मैं उस वक्त वो पैसा नहीं गवाता तो मतलब हम इस तरीके से नहीं सीखते या नहीं बन पाते और चीजें नहीं होती। सो दैट इज लाइक हाउ माई जर्नी हैज बीन सर। आपकी स्टोरी बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, लाइफ में एक्चुअली हर चीज का एक रीजन होता है। हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उसका कुछ ना कोई रीजन होता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ चलें तो देखेंगे कि मतलब लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, सीखने के मौके देती है। वो कहीं ना कहीं हमें आगे के लिए प्रिपरेशन, हमारी प्रिपरेशन हो रही होती है कि हम कहीं बड़ी जंप करें। तो ये जो लॉसेस हैं ये, और ये इनको लॉसेस नहीं मानता हूँ, ये एक तरह की प्रैक्टिकल एमबीए है आपकी। अगर आप एमबीए की फीस देंगे तो उसके बराबर ही होगी जो आपने गवाया। राइट। लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज वी कॉल इट एज हैप्पी लॉस। हाँ। तो आज की डेट में क्या है कि हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब काम करते हैं ना, तो जी। छोटा नुकसान लेना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नुकसान लेना आ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मतलब मौके मार्केट देती है जहाँ पे आप चौके छक्के तो लगा ही लेंगे। तो डेफिनेटली। विकेट अगर बचा लेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि रन तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी इस जर्नी से। आपकी इस जर्नी के बारे में भी और सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। तो सबसे पहला जो एक बेसिक क्वेश्चन है कि एक जनरल, एक कॉमन पर्सन जो होता है आज की डेट में, हर बिजनेसमैन, मतलब एक ट्रेंड है आज की डेट में ट्रेडिंग करने का, और हर कोई चाहता है इन्वेस्ट करना। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिलों में एक डर सा है कि यार मैं करूंगा तो लॉस हो जाएगा, मैंने इन्वेस्ट किया तो लॉस हो जाएगा। क्योंकि उनको प्रॉपर, ना तो उनके पास नॉलेज है ना प्रॉपर गाइडेंस है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, उसको कितने अमाउंट से करनी चाहिए, और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, और क्या उसको मेंटर हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हर कोई देख रहा है, हर कोई एडवाइस ले रहा है। तो ऐसे मौके पे इतने ज्यादा नॉलेज वाले वीडियोस के बीच में आप क्या एडवाइस करेंगे कि हमारे यूजर को क्या करना चाहिए? देखिए सर, क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लाइक एनी अदर बिजनेस हमारे को समझना पड़ेगा कि when it comes to stock market trading and like managing finance, we have to understand कि ये जो है किसी भी बिजनेस की तरह यहाँ पे भी हमारे को एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। और अगर हमारे को कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो हमारे को बिट्स एंड पीसेस में हम काम नहीं कर सकते हैं। तो यस, आज मेरे पास यूट्यूब है, आज मेरे पास लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, और मैं इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड हूँ। बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास, अगर मेरे पे राइट डायरेक्शन नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत स्टेप्स ले लूंगा, या फिर कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने के बाद भी मैं गलत तरीके से काम करूंगा। क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक तो आपका सही एलोकेशन करने का तरीका, क्या पिक करना है, क्यों पिक करना है, कब पिक करना है, किस समय निकलना है, वो सारी चीजें हमारे को जानना और समझना बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, काफी सारे लोग एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में एफएनओ ट्रेडिंग करनी कैसे है। जस्ट वो सुनते हैं, यूट्यूब पे देख लिया, कर लिया। सो वो कभी आपको हेल्प नहीं करता। अब जैसे आप सोचिए कि अगर मेरे को उस एज में कोई सिखा देता तो शायद मैं उस कैपिटल को भी ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर पाता, और उन सालों को भी मैं और ज्यादा बेटर तरीके से लाइक काम कर पाता। सो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इस बिजनेस के अंदर, इस चीज के अंदर ये समझना कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो अगर उसकी हमारे को नॉलेज होगी, उसका नो हाउ होगा, तो वो हमारे को आगे चल के हेल्प करेगा। लॉन्गर टर्म के अंदर जो हमारी हमारी एक तरीके से नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, और साथ में मैं इसको बिजनेस के तौर से सही तरीके से सीख के काम कर पाऊंगा। जी।
वरुण जी, इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया किसी ने, जैसे आपने हम्म। अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने जी जी। पहले इन्वेस्ट किया, फादर साहब से आपने 50,000 लिए, 58,000 कमाए, राइट। लेकिन एकदम से आपने उसका वो जो नेक्स्ट आपने लेवल बताया कि आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास ऑप्शन होता है, था पहले 50 लाख तक का वो करने का, जो एक तरह का एक ऑप्शन होता था, आजकल नहीं है वो। तो फिर आपने वो लॉस उठाया 18 लाख रुपए का। तो उसके बाद आपने फिर क्या, देखिए, गिरकर संभलना, सीखकर आगे बढ़ना, यही एक कामयाब आदमी की पहचान होती है। फ्रस्ट्रेट होके बैठने से सॉल्यूशन नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की, आपने बताया कि पहले आप बायर थे, फिर आप सेलर बन गए। आपने बायर में एज ए आपने लॉस उठाए, बट एज ए सेलर आप वन ऑफ द लीडर बन गए इंडस्ट्री के। तो राइट। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। तो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड करें कि जो बायर है और सेलर है, ये जो गैप है आपने कैसे वो मैनेज किया, राइट। तो थोड़ा सा आप बताएं। सर देखिए क्या है कि जब हम बात करते हैं ना लाइक बाइंग और सेलिंग की, जी। मतलब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आज हम कहते हैं कि कैसीनो चलते हैं दुनिया भर में। ठीक जी। है, दुनिया भर के कैसीनो के अंदर कहते हैं कि कैसीनो का मालिक ही कमाता है। सो मुझे ये बात समझ में आई मार्केट के अंदर क्या है कि आज एक पान वाला, एक रिक्शे वाला, ठीक है, और कोई छोटा सा खोखा चला रहा है, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो लोग हमेशा पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट से। हम्म। लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं कि मैं अमाउंट कम लगाऊं और कमाऊं मैं बहुत ज्यादा। सो लेट्स से किसी के पास अगर 100 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, तो वो 500 रुपए लगा के 5,000 रुपये कमाना चाहता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो 500 लगा के 5,000 या 5 लाख भी कमा जाएगा। वो बहुत रेयर इंस्टेंसेस है, लेकिन होता है कभी कभी मार्केट में। जी। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो आप प्रीमियम खरीदते हैं, जो लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, तो लॉटरी की टिकट खरीदने वाला ही एक्चुअल में, खरीदने वाला पैसा नहीं कमाता इतना, एक्चुअल में उसको बेचने वाला पैसा कमाता है। इसका सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब तो रिसेंट लाइक अगर आपने देखे होंगे तो फुकरे मूवी देख लीजिए आप, ठीक है। उसमें भी एक चीज आपको समझ में आती है, केबीसी समझिए। तो क्या होता है कि केबीसी के अंदर लोग दुनिया भर के एसएमएस करते थे। अब वो जो एसएमएस कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा कि जिसका भी लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर आ गया, उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। जी। एसएमएस करने वालों लोगों ने एसएमएस कर दिए, 1 करोड़ एसएमएस पहुंच गए। पर एसएमएस 5 रुपए का चार्ज आ गया। 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। उस 5 करोड़ के बदले में किसी एक का नंबर लग गया, क्योंकि 5 रुपए का ही टिकट साइज था। वो 5 रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए कमा गए, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजर था, जो एसएमएस इकट्ठे कर रहा था, वो एक्चुअल में 5 करोड़ रुपए कमा गया। उन्होंने 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए दे भी दिया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जी। उसके ऊपर जो पूरा शो चल गया, उस शो के ऊपर भी अगर आपने पैसे दे दिए, अमिताभ बच्चन साहब को भी पैसे दे दिए, तब भी नेट में ऑर्गेनाइजर्स पैसा कमा गए। सो सेम चीज क्या होता है कि जब हम सेलिंग करते हैं तो सेलिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस। हम मल्टीपल चीजें मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अलाउड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो पहले आप बेच सकते हैं, जब चीज सस्ती हो जाए तो आप खरीद सकते हैं। अब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो क्या है कि जितनी ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस में क्या होता है, एक ऑप्शंस होती है दूर दूर की ऑप्शन, जिनको हम बोलते हैं ओटीएम ऑप्शंस। तो सपोज अभी निफ्टी की मैं अगर मैं बात करूं तो निफ्टी अभी आज चल रही है 22,700। अब जी। सपोज आज कल निफ्टी की एक्सपायरी है 30 मई की, अगर मैं एक्सपायरी डेट की बात करता हूं, तो जो एक्सपायरी डेट है हमारी, उस एक्सपायरी डेट के अंदर अगर मैं 5 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम बेच रहा हूँ दूर का, और निफ्टी उस लेवल तक नहीं जाती है, तो वो ऑप्शन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के सोचेंगे कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, मार्केट कितना बढ़ जाएगी या कितना गिर जाएगी, तो वो लोग उसको खरीद रहे हैं। और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो उसको बेच रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो कभी कभी आपके स्टॉप लॉसेस लगेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा कि वो जो प्रीमियम है आप कैप्चर कर लोगे, और वो आपका सारा प्रॉफिटेबिलिटी बन जाएगी। एक और चीज, जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम मार्केट में उतरे हैं तो हम तो पता नहीं रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। जैसे मेरे से कई बार बच्चे मिलते हैं, मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, सर कोई ऐसा चीज बता दो या कोई शेयर बता दो जिससे कि ना मतलब हम बड़ी जल्दी अमीर बन जाएं। तो पहली बात तो मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप कंसिस्टेंटली 2 से 3 टका महीने का कमा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मुनाफे और आपकी जो एक बुक्स है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और वो समय के साथ साथ आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे कि अरे कुछ सालों के अंदर ही आपकी जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि
अगर हम सेल कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा आएगा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे करके आपको अपने आप रियलाइज होगा कि हाँ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। जी। तो वरुण जी, अब आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कि जो ऐसे आपने बताया कि ट्रेडिंग की जो शुरुआत करनी चाहिए उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो इसमें क्या जो बिल्कुल जो नए यूजर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जस्ट नॉलेज की भी और इन्वेस्टमेंट की भी, तो क्या आप उनको एडवाइस कुछ करना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म के से शुरुआत करें या लॉन्ग टर्म से शुरुआत करें, या उनको किस लेवल तक रिस्क लेना चाहिए या किस लेवल तक रिस्क नहीं लेना चाहिए? इस बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे यूजर्स को? देखिए, मैं कहता हूँ कि जिनकी कैपिटल साइज छोटी है, जी। और वो लोग चाहते हैं कि हम मार्केट में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहली बात तो आप अच्छी कंपनी, अच्छे पोर्टफोलियोज में लगाइए, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको लगता नहीं हमें को डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर्स लेने हैं, और फिर भी हमारा पोर्टफोलियो साइज छोटा है, 50,000 का है, किसी का 10,000 का है, किसी का 1 लाख का है या 5 लाख का है, तो जो छोटे पोर्टफोलियो साइजेस के लोग हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। स्पेशली इनिशियली आपको नहीं मालूम है, तो आप कोशिश करिए कि आप रिसर्च करिए, अच्छी डेट फ्री कंपनीज जो हैं इंडिया के अंदर, आप उनको पिक करिए, और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए कि 3 से 5 साल के लिए मुझे भारत में पैसा लगाना है। ये बात समझनी बहुत जरूरी थी, मैं भारत में पैसा लगा रहा हूं अगर, तो मेरे को अपनी हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और आज से अगर 15-20 साल पहले की मैं कंपनीज की बात करूं, 30 साल पहले की कंपनीज बात करूं, तो जो उनके प्राइसेस थे आज वो कई कई गुना मल्टी मल्टी बैकर्स हो गए हैं। तो जी। वो पैसा ट्रेडिंग करके नहीं बना, वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके बना। और जो हम सुनते हैं ना कि 10,000 के 700 करोड़ हो गए विप्रो में, अगर किसी ने पैसे डाले होते या ऐसा किया होता, सो वो सारा पैसा तब बनता है जब आप एक इन्वेस्टर की तरह एक बीज बो रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, और जब वो बड़ा होगा तो वो आपको रिटर्न्स देके जाएगा। तो छोटे निवेशकों को ये बात समझनी जरूरी है कि वो अच्छी कंपनीज अगर लगाएंगे, तो भारत की कंपनियों में बहुत स्कोप है बढ़ने का, बहुत ज्यादा मुझे लगता है पोटेंशियल है, और वहां पे आप अच्छे मल्टीबैगर्स ले पाएंगे। दूसरी चीज, जब ट्रेडिंग की बात आती है, तो ट्रेडिंग में हम बिना इंडिकेटर के, बिना टूल्स के कर नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आजकल काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लोग मार्केट में सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम साथ कर रहे हैं, मार्केट में डाल देते हैं 5-10 लाख रुपए, डाल के देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या है कि ये कोई फन एक्टिविटी नहीं है कि आप टाइम पास करने आ गए और आपने पैसा डाल दिया और उसमें करते रहे। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड टूल्स होने चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स आजकल हैं बहुत सारे। प्लस आजकल तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत सिंपल चीज है, आज आप एल्गोरिथम्स पे काम कर सकते हैं। सो एल्गोरिथम क्या है, रोबो ट्रेडिंग बोलते हैं हम इसको, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग है। तो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का फायदा क्या है कि मान लीजिए संजीव जी, आप अपने बिजनेस में या फिर अपने लाइक वर्क में कहीं पे भी बिजी हैं। सो सर, आप बिजी होने के बाद भी आपको सिस्टम देखने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी कंडीशन सेट कर दी सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर, और वो कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली मार्केट में ट्रेड हो रहा है। आपको हैरानी होगी, आप अपना अकाउंट खोल के भी मत देखिए 1 महीने के लिए, और डेली ट्रेड होता रहेगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरा पीएनएल क्या है। सो इतना एडवांसमेंट आ चुकी है कि आज जो भी कंडीशंस है हमारे माइंड में है कि हम ऐसे ट्रेड करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा हो, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए आज टेक्नोलॉजी कर सकती है। एंड आप देख ही रहे हैं लाइक, जो भी हमारी आज सपोज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बीट अमेजोन, या फिर आप बात करते हो इन्फोसिस की, टीसीएस की, एचसीएल की, टेक महिंद्रा की, ऑल दीज कंपनीज आर फोकसिंग अ लॉट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी कामयाब हो गई है कि वो आपकी ट्रेडिंग में भी मदद करती है। एंड ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो लोगों को यूज करना चाहिए। इनफैक्ट हम सब लोग आज की डेट में चैट जीपीटी एंड ऑल दैट स्टफ देखते ही हैं। सो वो सब चीजें कहीं ना कहीं एक बहुत हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं, जहां पे आज आप चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं और बिना स्ट्रेस लिए। तो आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है लोगों को कि अरे बड़ी चिंता हो रही है, नीचे चला गया स्टॉक, ऊपर चला गया, क्या करें, अभी क्या करना चाहिए। सो आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर ट्रेड कर सकते हैं, और वो आपको एक कंसिस्टेंट आरओआई जनरेट करके दे देगी। इनफैक्ट मतलब हम लोग बहुत समय से इन चीजों पे काम कर रहे हैं। मैं लास्ट ईयर भी हमने जो काम किया उसका जो आरओआई है वो 43% का है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब उसके अंदर ह्यूमन का रोल ही नहीं है, और उसने आपको 43% का रिटर्न निकाल के दे दिया। सो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जहां पे लोग फोकस कर सकते हैं। और
अपने आप को बेटर कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एआई के ऊपर ही था, जो कि आपने अभी आंसर दे ही दिया उसका। तो मैं नेक्स्ट यही पूछना चाहूंगा कि एआई का हम कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको एक आम यूजर आसानी से यूज कर सकता है, क्योंकि एआई के टूल्स की भी अगर बात करें तो आज मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे आप कौन से टूल्स रिकमेंड करना चाहेंगे? आजकल क्या है कि जैसे सपोज कोई भी स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मोटिवेव एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, एमी ब्रोकर एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। इनके अंदर लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं। अब जैसे सपोज हमारे जैसे लोग, हम लोग ट्रेडिंग जानते हैं, हम लोगों को तो लैंग्वेज का तो दूर दूर से आता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, वो हमें लगता है कि क्या ग्रीक हम बात कर रहे हैं। बट देन उसके बाद भी आज मैं उसको अगर इंग्लिश में कुछ लिखता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है उस लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप कोड कर देती है, और वो कोड करके सारी चीजें लिखी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्स कंडीशन पे ऐसा हो, एक्स कंडीशन पे ऐसा हो, और उस तरीके से ट्रेड हो, तो वो ऑटोमेटिकली एआई आपके लिए कोड बना देगी, और उस कोड को आप ट्रेड कर सकते हैं। सो आजकल जितने भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उनके अंदर आपको जरूरी नहीं है आपको सी प्लस प्लस आती हो, या आपको एक तरीके से पाइथन की कोडिंग जानते हो, या जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं वो कोड आपको आता हो। सो जी। वो ना आते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे अपनी कंडीशंस को, वो ऑटोमेटिकली जिस भी, चाहे डॉट नेट की जरूरत है, सी प्लस प्लस की जरूरत है, या जावा की जरूरत है, जिस भी लैंग्वेज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी आपके लिए, और आपका कोड तैयार हो जाएगा। सो आजकल इतना आसान हो गया है कि आप अपनी चीजों को टेक्नोलॉजी की हेल्प से मदद ले सकते हैं, और एआई का सहारा लेके अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल और इजी कर सकते हैं। वरुण जी, अब एक टेक्निकल टर्म हमें अक्सर सुनने में आता है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो ये एक्चुअल में क्या है? क्योंकि हाल ही में मैंने पढ़ा था कि यूएसए में भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब इंडिया में भी एल्गोरिथम ट्रेंड चल स्टार्ट हो चुका है, और काफी ब्रोकर्स अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग की तरफ। तो एक्चुअल में क्या चीज है इसमें? क्या होता है? कैसे इसमें बेनिफिट लिया जा सकता है? क्या ग्रोथ स्ट्रक्चर रहता है इसका? देखिए सर, आज की डेट में एल्गोरिथम्स क्या कर रही हैं, सब मशीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है। सो जी। रेदर देन एक ह्यूमन बैठ के ट्रेड करे, ह्यूमन ब्रेन, ऑफ कोर्स लाइक एल्गोरिथम्स भी ह्यूमन ब्रेन की ही डेवलपमेंट है, बट ह्यूमन ब्रेन जितनी जल्दी कैलकुलेशंस करेंगी, उससे कई गुना फास्ट मशीन कैलकुलेशन कर देती है। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है एक ट्रेडर को, दिक्कत ये नहीं आती कि उसका ट्रेड सही नहीं होता, दिक्कत ये आती है, मैं ज्यादातर लोगों को सुनता हूँ बोलते हैं, अरे इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, काश वहां काट देता। अच्छा, काश छोटा लॉस ले लेता, लिया तो नहीं ना, ले लेता। सो जी। पॉइंट क्या है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट, भगवान ने शायद हमें ऐसा बनाया है कि हम इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा थोड़ी देर और रख लेता हूँ, शायद मेरा नुकसान ना कम हो जाएगा, या मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो हम लोग ना दिल लगा लेते हैं ट्रेड से, लेकिन सिस्टम, मशीन दिल नहीं लगाती। मशीन को पता है कि अगर ये कंडीशन मुझे स्पेसिफाई करी गई है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे छोटे लॉस में काटना है, और अगर मेरा प्रॉफिट चलता चला जा रहा है तो मैं प्रॉफिट को भी लूं। एक और समस्या मैं बता दूं सर, आप हैरान हो जाएंगे, सबसे बड़ी दुविधा क्या है पता है मार्केट की? दुविधा ये है कि लोगों को ना लॉस पच जाता है, बड़ा नुकसान होता जाएगा, पहले 5,000 का हो रहा था, अब 10,000 का हो गया, अब 15,000 का हो गया, 50,000 का हो गया, उसको रखे रखेंगे ट्रेड को। तो लॉस के ट्रेड को हम पालते पोसते रहते हैं, लेकिन जो नफे के ट्रेड के होते हैं, अरे 10,000 रुपये आ रहे हैं, अगर चले गए तो, जा रहे होते तो रखे रखते हैं, लेकिन 10,000 रुपये आ रहे हैं, वो पच ही नहीं रहा। 10,000 रुपये आ रहे हैं, अरे चले गए तो, अब ये नहीं पता कि वो 10,000 के 50,000 हो सकते हैं, लाख रुपए हो सकते हैं। तो हम अपने घोड़ों के तो काट देते हैं, और जो हमारे गधे ट्रेड है ना, लूजर्स हैं, उसको हम रखे रखते हैं। सो मशीन ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं रोबो ट्रेडिंग, वो क्या कर रही है, वो आज आपके लिए ट्रेड करके देती है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इमोशन नहीं है, रूथलेस है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, स्टॉप लॉस सिस्टम पे है, हमारे दिमाग में नहीं है। तो जी। इमोशन का उसमें कोई काम नहीं है, कटना है तो कटना है, और अगर पोजीशन बननी है तो बननी है। सो आज की डेट में अगर आप देखते हैं, जैसे आपने बात करी यूएस की, सो यूएस अगर आप मेजर ट्रेडिंग देखेंगे, मतलब मेजोरिटी अगर मैं बात करूँ ना, 80-85% की जो ट्रेडिंग हो रही है, वो सारी एल्गोरिथम से ही हो रही है, सब एल्गोडेस्क काम कर रहे हैं वहां पे। इंडिया में ये प्रचलन जो हम देख रहे हैं काफी बढ़ता चला जा रहा है। आज की डेट में रिटेल काफी सारा एल्गोरिथम पे काम कर रहा है। एंड टू योर सरप्राइज मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ, मतलब मैं खुद काफी सारा लाइक एल्गोरिथम्स पे ट्रेड करता हूँ।
लास्ट मंथ वी वर एबल टू जनरेट सिंपल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन 6% रिटर्न ऑन एल्गोरिथम। तो आप सोचिए कि मतलब मशीन आपको वो काम करके दे रही है जो ह्यूमंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे मुश्किल काम क्या है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस में ना कहीं सोचते रहते हैं। एक और चीज है, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है, हम लोग सोचते हैं ना कि नुकसान हो रहा है, चिंदी चोरी करते हैं, चल 50 पैसे बचा लेते हैं, 10 पैसे बचा लेते हैं। सो वो सिस्टम नहीं करेगा। सिस्टम को अगर कंडीशन आए कि ये ट्रेड सेल में आ गया तो सेल करेगा, बाय में आ गया तो बाय करेगा, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बाय सेल करता रहेगा। तो वो आपको वॉल्यूम्स भी देगा, आपके लिए ट्रेडिंग भी करेगा, प्लस सबसे बड़ी बात क्या है आज की डेट में कि हमारे को टाइम कम लगाना पड़ रहा है, हमारी स्ट्रेस कम हो रही है, और हम बेटर तरीके से ट्रेड कर पा रहे हैं। सो इसीलिए इस एल्गोरिथम का, चीजों का, ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, वो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रही है, और इंडियन मार्केट्स इसको काफी ज्यादा अडॉप्ट कर रही हैं, और काफी सारे लोग धीरे धीरे करके इसकी नीड समझ रहे हैं। इसीलिए वो इस इंडस्ट्री की तरफ, एल्गोरिथम्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, और ज्यादा से ज्यादा इंश्योर कर पाए कि कैसे टाइम बचा के ड्यूरिंग देयर ऑफिस आवर्स आल्सो दे कैन जनरेट सम आरओआई और हायर अल्फा इन द मार्केट। जी वरुण जी, अब हाल ही में अभी हमारा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जिसे देखो वो इलेक्शन की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है और अपने सारे कामकाज छोड़कर उस तरफ ही लगा हुआ है। सब 4 तारीख की वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ रहा है, या जो ट्रेडर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उसको इलेक्शन तक वेट करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? इस बारे में आप बताएं कि आपका क्या मानना है, क्या करना चाहिए। देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ पे जो कि हमें एड्रेस करने हैं। एक कि 4 जून को इलेक्शन की वजह से मार्केट में क्या फर्क पड़ रहा है, अभी जो पोल चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले लाइक हम 1 डेढ़ महीने से देख रहे हैं कि द टॉक ऑफ द टाउन इज इलेक्शन, बिकॉज मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है। तो मार्केट के अंदर लोग ट्रैक करते हैं, इसको बोलते हैं विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। जी डेली वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़े जा रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट में हलचल बहुत बढ़ गई है। तो निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो काफी विपसॉज हमारे को देखने को मिल रहे हैं बाजार के अंदर, और बाजार की सारी निगाहें टिकी हुई हैं कि कितनी सीट्स आती हैं, और कितना मतलब क्या रहने वाला है, और करंट सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो क्या कितनी बहुमत के साथ रहेगी। सो ऑल दोज फैक्टर्स आर देयर, और मार्केट बहुत सेंस कर रही है उन फैक्टर्स को, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगर आप देखेंगे ना, पास्ट में भी जब जब इलेक्शन हुए, आप देखिए 2004 के अंदर अगर हम बात करें, तो उस वक्त मार्केट नहीं चाहती थी कि मतलब एक तरीके से बीजेपी सरकार आए, एनडीए सरकार आए, और मार्केट ने क्या किया, लोअर सर्किट लगा दिया, 20% नीचे चला गया। 2009 के अंदर जब सेकेंड यूपीए आई, तब मार्केट चाहती थी यूपीए की सरकार आए, और मार्केट ने अपर सर्किट लगा दिया 20% का। फिर 2014 के अंदर जब बीजेपी सरकार आई, तो फिर मार्केट ऊपर गई। एंड ऐसे ही हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि दिस इज हाउ द ट्रेंड हैज बीन। सो हमारे को समझना पड़ेगा कि इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि बाजार काफी वोलेटाइल होते हैं, और हमें अपस्विंग एंड डाउन स्विंग दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अभी विक्स बढ़ी हुई है, आईवी बहुत ज्यादा आ रही है, और सभी ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में उनको रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी, तो हमें वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसके अंदर हमें ये पता हो कि अगर मान लीजिए मेरा नुकसान होगा तो इतना ही होगा, और आने को मेरे पास कितना मर्जी आ सकता है। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो मुझे पता है, पहले से डिफाइन है, और इसके अंदर मैं सब चीजें लेके चल रहा हूँ कि कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना नुकसान आ सकता है। तो उससे क्या होगा कि ट्रेडर के पास पीस ऑफ माइंड है। स्पेशली जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, इलेक्शंस आते हैं, बजट है, या कोई भी मार्केट में ऐसा इवेंट है, तो ऐसे में हमारे को सतर्कता मतलब रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे को कभी ऐसा ना हो कि हम बहुत टेंशन में आ जाएं। आपने दूसरा सवाल पूछा निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निवेशक को क्या करना चाहिए। मेरा मानना संजीव जी इसमें ऐसा है कि निवेशक को ना हमेशा निवेश के तरीके से सोचना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि हमारे पास इंडिया में हम पैसा लगा रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत अच्छा थ्राइव कर रहे हैं इंडिया के अंदर।
चाहे कोई सी भी सरकार आए, चाहे कुछ मर्जी हो, वो बिजनेस थ्राइव करेंगे। एक पॉइंट इन टाइम पे आज जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति है, एक समय में इनके शेयर क्या थे, बहुत छोटी छोटी मार्केट कैप पे ट्रेड करते थे। और आप देखोगे एचडीएफसी बैंक भी 4-5 रुपए का शेयर था, और आज देखिए कि क्या 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 एमकैप हो गए, कई कई गुना मल्टीपैगर हो गए। तो हम भारत पे पैसा लगा रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगा रहे हैं। अगर वो मेरा निवेश का माइंड है कि मैं अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल भारत की इकोनॉमी में पैसा लगा रहा हूं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब टेम्पररी ब्लिप्स हैं। तो एक निवेशक को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। एक निवेशक को तो बुलिश ही रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमारा बाजार और हमारी मार्केट ऊपर है। जैसे एक दिन हम सबको ऊपर जाना है, ऐसी हमारी मार्केट भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रही है, और वो जाती रहेगी। जी। चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी जाए, इस बात से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म स्टोरी भारत की निवेश के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है, और मैं निवेशकों को यही बोलूंगा कि आप भारत की स्टोरी पे बिल्कुल इंटैक्ट रहिए। ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये बहुत ही आपने यूनिक तरीके से समझाया कि एक दिन सबको ऊपर जाना और हमारा ग्राफ भी ऊपर ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव वे में इसको देखें तो बहुत गहरी बात है ये। और इससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या ऑडियंस हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इन्वेस्टमेंट के को लेकर। तो वरुण जी, आपकी बात से मैंने एक चीज समझी कि हर कंपनी ने ग्रो किया, स्पेशली इंडियन कंपनीज ने। शुरुआत मिनिमम से होती है 4-5 रुपए से, 10 रुपए से। और आज को एचडीएफसी का जैसे आपने एग्जांपल लिया, टाटा का एग्जांपल लिया, तो ये आईसीआईसी का एग्जांपल लिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन अब एक आम इन्वेस्टर की बात करें, जो लो बजट इन्वेस्टर होता है, जो थोड़े से शुरू करना चाहता है, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है? जब 4 या 5 रुपए का कोई होता है शेयर, वो घबराता है कि यार अभी ये शुरुआत है, पता नहीं क्या होगा। और आज जब उनकी उसी कंपनी के शेयर्स आसमान को छू रहे हैं, तो एक विश्वास तो जागृत हो जाता है, मोटिवेशन भी आती है, अरे यार वो यहाँ से वहां पहुंच गया। लेकिन आज उसके पास उतना बजट ही नहीं है कि उसके शेयर्स ले सके। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? क्योंकि अगर आप बेसिक देखें, वो तब भी पहले बातों की वजह से फंसा रहा है, इन्वेस्ट नहीं किया। आज भी बातों में ही लगा हुआ है, यार कैसे इन्वेस्ट करें। दोनों ही सूरतों में सिर्फ बातें हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। दोनों ही जगह कोई ना अलग अलग लेवल का फियर है। तो ऐसे में आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये समझने वाली बात है कि जब कंपनी छोटी होती है, तो हमारे को ये देखना है कि वो छोटी कंपनी क्या मैच्योर भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ा डर किसी भी निवेशक के माइंड में होता है कि क्या वाकई में ये छोटा पौधा बड़ा पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा उस पेड़ कहीं मुरझा जाए और कंपनी खत्म हो जाए। बिकॉज ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में आई भी हैं जो जी। कि मतलब लगा कि हाँ अच्छी बनेगी, लेकिन आगे अच्छी नहीं बन पाई। तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं और निवेशकों को यही कहना चाहूंगा कि वो अपने कोई चेक पॉइंट्स बनाएं। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं जो कि लोगों को देखने चाहिए। तो हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्ट्री कैसी है, फिर प्रमोटर का स्टेक कितना है। अगर मान लीजिए प्रमोटर ज्यादा स्टेक लेके बैठे हुए तो उनको कॉन्फिडेंस है। क्या कंपनी के ऊपर उधारी है या नहीं है इनिशियल लेवल पे। अगर छोटी कंपनी है और उधारी नहीं है, तो हम उसको एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, अगर ये नंबर्स हायर साइड पे हैं और कंसिस्टेंटली 25% या उससे ऊपर क्लॉक क्रॉक कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ऐसे ही कंपनी का क्रॉइक कितना है, कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, अगर वो ऊपर है तो अच्छी बात है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कितना है, फिर सिर्फ प्राइस टू अर्निंग मैटर नहीं करता, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पैग रेशियो कितना है। अगर वो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल सस्ता है। फिर कंपनी का जो ओवरऑल हिस्ट्री है, उसकी सेल्स ग्रोथ कैसी चल रही है, उसकी क्या टॉप लाइन कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और जितने परसेंटेज से टॉप लाइन बढ़ रही है क्या उसकी बॉटम लाइन भी उतनी परसेंटेज से बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी हम बोलते हैं उनको चोर मैनेजमेंट, सेल्स बढ़ रही है, आर्टिफिशियल सेल्स आ रही है, लेकिन बॉटम लाइन पे कुछ नहीं आ रहा। तो बीच में क्या हो रहा है, मनी साइफन ऑफ हो रही है। तो कहीं प्रमोटर ऐसे तो नहीं है। तो आप जब मल्टीपल चेक पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे, फिर हम देखते हैं पाइट्रोस्की स्कोर क्या है। पाइट्रोस्की स्कोर 9 अलग अलग पैरामीटर से मेजर किया जाता है। अगर पाइट्रोस्की स्कोर चाहे छोटी कंपनी है, लेकिन अगर वो 7, 8, 9 के बीच में है, तो अच्छी बात होती है। सो ऐसे
छोटे छोटे पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स को एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए 20-25 पैरामीटर्स की, कि भाई जब तक चाहे छोटी कंपनी है, कल को ये पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए मैंने 25 पैरामीटर में से अगर मेरे 20 पैरामीटर टिक होते हैं, और मान लीजिए किसी वजह से 2-3 पैरामीटर नहीं भी होते तो चलेगा, और उसके बाद सोच समझ के हमें निवेश करना चाहिए। और वो निवेश में भी हमें एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि हमने 22 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें से मुझे पता है कि शायद 4-5-6 कंपनियां नहीं चलेंगी, लेकिन अगर मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने 5-5 हजार रुपए सब कंपनियों में डाले थे, तो उसमें से विप्रो जैसी, इंफोसिस जैसी, टीसीएस जैसी, मारुति जैसी, ओएनजीसी जैसी, रिलायंस जैसी ऐसी कंपनियां निकलेंगी जो कि हमारे कैपिटल को ना ही 1 गुना करेंगी, 10 गुना करेंगी, 20 गुना करेंगी, 100 गुना करेंगी, हजारों गुना भी कर देंगी। अब देखिए, आप विप्रो के अंदर आज से 35 साल पहले किसी ने अगर 10 हजार रुपए डाले थे, तो आज वो 10 हजार रुपए की कीमत सर 700 करोड़ से ऊपर है। सो हमें समझना पड़ेगा कि अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ मल्टीबैगर्स, और कुछ कंपनीज इतनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी, रिसर्च करने के बाद भी शायद ना चल पाए। तो अगर निवेशक एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, अपने पैरामीटर्स बना के काम करेंगे, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने बोला, भारत की इकोनॉमी के लिए सोचेंगे कि यस, मैं इंडिया में पैसा लगा रहा हूं और भारत की अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगी, आई एम श्योर वो उनको डेफिनेटली पे ऑफ करके जाएंगी। एंड इंडिया इज अ गुड ग्रोथ स्टोरी वेयर लाइक वी एक्सपेक्ट that it will continue to grow with massive, like in terms of numbers that we see, and especially जिस तरीके की प्रोजेक्शंस हैं और जिस तरीके से आज हम ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने, आई थिंक यहाँ पे बहुत स्कोप है। तो अगर निवेशक सोच समझ के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जी वरुण जी, आज सवाल तो और भी हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं आज अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। और धन्यवाद कि आज आपने अपना समय निकाला, और हमारे दर्शकों के लिए आपने जो इतने गाइडलाइंस दिए और इतने एनलाइटनिंग पॉइंट्स दिए आपने ट्रेडिंग के लिए, मैं समझता हूं कि सबको बहुत फायदा होगा और सभी लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, स्टिल आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आकर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही। धन्यवाद वरुण जी, आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूरा लाइक एफआईआई का और आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं आपके प्रोग्राम में आ पाया, और जितने भी निवेशक हैं, लोग हैं, उनको अपनी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी उनके थ्रू गाइड कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।